देखिए दोस्तों, मैं आज क्लास 10 का त्रिभुज चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें त्रिभुज के बारे में कुछ हम बेसिक जानकारियाँ जान लेते हैं। त्रिभुज हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े यानी 9 में पढ़े थे। त्रिभुज 3 सरल रेखाखंडों से घिरी हुई एक आकृति होती है। यानी त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 सरल रेखाखंडों से घिरी हुई एक बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। यानी कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, यदि इन तीनों कोणों को जोड़ते हैं तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। यह तो अंतःकोण हो गए। हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं, लेकिन यदि कोई पूछ देता है कि त्रिभुज में बाह्य कोणों का योग कितना होता है, हम ये भी जान लें कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग यदि करते हैं हम लोग तो कितना होगा? त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। यानी कोई भी त्रिभुज ले लें, यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों को जोड़ते हैं तो वह 360 अंश के बराबर होगा, और तीनों अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो वह 180 अंश के बराबर होगा। पहले हम लोग जाने त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज दो शब्दों से मिलकर बना एक त्रि और भुज। त्रि माने 3, भुज माने भुजा। यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। 3 सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब ये जान लेते हैं कि हम एक सरल रेखा होती है। अब ये सिद्ध कर देते हैं, बता देते हैं कि कैसे इनके बाह्य कोणों का योग 360 अंश के बराबर हुआ। जैसे ये बाह्य कोण है, यह भी बाह्य कोण है और यह भी बाह्य कोण है। इसका योग जोड़ रहे हैं तो कैसे 360 अंश के बराबर हो रहा है। मानते हैं कि यह ABC एक समबाहु त्रिभुज है, और यह भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज हो गए तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के बराबर होता है। अब यह 60 अंश कैसे हो गया? तो हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज है, यह त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होगी तो तीनों कोण भी बराबर होगा। क्योंकि क्लास 9 में हम लोग एक प्रमेय पढ़ चुके हैं कि यदि कोई त्रिभुज है, उसके सम्मुख भुजा बराबर हैं। यदि कोई त्रिभुज है, इसके सम्मुख भुजा, यह भुजा इसके बराबर है, मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, इसके सम्मुख भुजा बराबर है, तीन के सम्मुख कोण यानी इसके सामने का कोण यह और इसके सामने का कोण यह भी आपस में बराबर होगा। तो उसी तरह इसमें क्या है कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हैं, तिनके भी सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार यदि मानते हैं कि इसका एक कोण यक्ष है, यह भी कोण यक्ष होगा, यह भी कोण यक्ष होगा, तो यदि इन तीनों को जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा यक्ष धन यक्ष बराबर 180। नहीं जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 180। नहीं यक्ष बराबर हो जाएगा 180 बटा में 3, 3 छक 18 यानी 60 अंश। इस प्रकार कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश के बराबर होता है। अब यह देखते हैं कि एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पे एक सरल रेखा C बिंदु पर एक सरल रेखा मानते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर 180 अंश का कोण बनेगा। 180 अंश का बनेगा, 180 अंश में से 60 अंश दिया है यहाँ पे बचा शेष 120 अंश। यहाँ भी वैसा ही है, कुल मिलाकर यहाँ पर बना है 180 में से यदि 60 घटा देते हैं तो यहाँ भी बनेगा 120 अंश, वैसे यहाँ भी बनेगा 120 अंश। इस प्रकार यदि इसका नाम दे देते हैं ABCDE और ये F, इनको लिखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कोण ACD प्लस
इस कोण को दर्शाने के लिए EAB, कोण EAB प्लस कोण FBA बराबर, देखते हैं कितना आता है, यानी कोण ACD का मान है 120 धन EAB का मान है 120 धन FBA का भी मान है 120। इस प्रकार इसको यदि जोड़ते हैं हम लोग तो 360 अंश के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि हम लोग क्लास 9 में ये पढ़ चुके हैं सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है? तो सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है? तो वे त्रिभुज जिनके आकार तथा अमाप दोनों बराबर होते हैं, वो सर्वांगसम होते हैं। जिनके आकार और अमाप वे त्रिभुज जिसके आकार और अमाप दोनों बराबर होते हैं, वो सर्वांगसम होते हैं। या कुछ भी त्रिभुज के अलावा और कुछ चतुर्भुज भी हो सकता है। जैसे इसके कहने सर्वांगसम का मतलब कि एक आकृति किसी दूसरे आकृति को यदि पूरा का पूरा ढक लेती है, एक आकृति इसमें यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज को यदि पूरे के पूरे ढक लेता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। इसके अलावा हमको इस क्लास में पढ़ना है समरूप। समरूप क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि आकार समान भी हो सकता है, माप भी समान होगा, तभी कह सकते हैं कि यह समरूप है। यदि उसका आकार समान है, यदि उसका आकार समान है और अमाप समान नहीं है, तब भी कह सकते हैं कि वह समरूप है। समरूप के लिए क्या होना चाहिए? यदि उसका आकार, समरूप के लिए आकार समान होगा, देखिए अमाप, यदि आकार अमाप, यदि आकार समान है, अमाप समान नहीं भी होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो समरूप है। जैसे मान लेते हैं कि एक वृत्त है, ये छोटा सा है और एक बड़ा सा है। ये पूछेगा कि ये दोनों वृत्त समरूप हैं कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि समरूप हैं, क्योंकि इनका आकार यह भी गोल है, यह भी गोल है, यानी यह भी वृत्त है, यह भी वृत्त है, भले से ही छोटा है और यह बड़ा है, ये समरूप है। लेकिन ये पूछ दे कि सर्वांगसम है कि नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम के लिए दोनों होना चाहिए, आकार और अमाप। जिसका आकार और अमाप दोनों बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि वो सर्वांगसम है। जिसमें ये होता है कि जिसका आकार बराबर हो और अमाप बराबर नहीं हो, तो उसको कह सकते हैं कि वो समरूप होगा। जैसे एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं और एक बड़ा सा त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें देखते हैं कि यह भी त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज है। इसमें यदि ये त्रिभुज छोटा है और यह बड़ा है, यानी इसका आकार समान है लेकिन माप समान नहीं है। मान लेते हैं कि इसका 2 सेंटीमीटर ये भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, जबकि ये मानते हैं 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। तो इसका आकार, इनकी भुजाओं का आकार देखते हैं कि भुजाओं की जो माप है, ये देखते हैं कि इसकी भुजाओं की माप 2 है, इसकी 3 है, ये 4 है तो ये 6 है, और 3 है तो ये 5 है। यानी इसकी जो भुजा की माप है अलग अलग है, लेकिन ये इसकी आकृति जो है, यह भी त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज है ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम के लिए होना चाहिए कि इनके
आकार और आकृति दोनों बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि वो सर्वांगसम है, अन्यथा वो सर्वांगसम नहीं है। अब यह भी होता है कि कोई भी सर्वांगसम, यदि कोई भी वस्तु सर्वांगसम है तो समरूप होगा कि नहीं, तो सर्वांगसम वस्तु में सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप हो सकती हैं, लेकिन समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि सर्वांगसम और समरूप, सर्वांगसम में क्या होता है कि आकार और आकृति दोनों चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसमें समरूप में केवल आकृतियाँ ली जाती है, इसमें आकार और आकृति, यानी हम कह सकते हैं कि यदि सर्वांगसम कोई भी फिगर है यानी आकृति है तो ये समरूप भी हो सकता है। यदि कोई फिगर समरूप होगा तो वो सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि उसमें केवल आकृति मिलेगा, उसका आकार नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप हो सकते हैं, लेकिन समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समरूप और सर्वांगसम हो गया,